संयुक्त राज्य अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें यूक्रेन को नहीं मिलेंगी, लेकिन अमेरिका ने कुछ और पेशकश की है। कह सकते हैं अपनी खुद की वायु रक्षा प्रणाली का विकास। इसी समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी यूरोप को चेतावनी दे रही है कि रूस द्वारा निकट भविष्य में हमला किया जा सकता है। 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें देने का मुद्दा पूरी तरह बंद कर दिया। मिसाइलें नहीं मिलेंगी और उसी दिन यह पता चला कि वॉशिंगटन इसकी भरपाई के लिए खास तौर पर S-300 जो सिस्टम के लिए पुरानी सोवियत मिसाइलों के संयुक्त आधुनिकीकरण का प्रस्ताव दे रहा है। और ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में कहीं ज्यादा चिंताजनक बात सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन जल्द ही नाटो की दृढ़ता को सीमित आक्रमण के जरिए परख सकते हैं, यूक्रेन में युद्ध खत्म होने से पहले ही। और उसी दिन पोलैंड के विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से सीधे यूक्रेन के क्षेत्र के ऊपर ही रूसी मिसाइलों को मार गिराने की आवश्यकता की बात कही, क्योंकि यूक्रेन के पास उन मिसाइलों से बचाव के साधन नहीं है। पश्चिम अभी भी यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के विकल्प ढूंढ रहा है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइलें सबके लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए मिलकर इस विषय को समझते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें। तो शुरू करते हैं ट्रंप के सीधे बयान से, जो यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों पर था। हाल ही में एक पत्रकार ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के शब्दों पर ध्यान दिलाया, जिन्होंने कहा था कि कीव को रूसी हमलों से बचाव के लिए गोला बारूद की सख्त जरूरत है। यह बातचीत ओवल ऑफिस में हुई थी और ट्रंप ने इसका जवाब इस तरह दिया, हमें खुद इन मिसाइलों की जरूरत है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को $300 अरब का गोला बारूद दे दिया। जब मैं गया था हमारे गोदाम भरे हुए थे और अब हम उन्हें फिर से भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में मिसाइलों का भंडार है और जरूरत पड़े तो हम उन्हें ले लेंगे। मुद्दा यह है कि ट्रंप के अनुसार दुनिया भर में मिसाइलें हैं, लेकिन वे यूक्रेन को नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें खुद भी इनकी जरूरत है। वैसे भी कमी है। अंत में किस पर विश्वास करना है ये आप तय करें। यूक्रेन पर रूसी हमलों के तेज होने पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने सबको चौंका दिया और कहा, सुनिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच एक महासागर है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि युवा मारे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उद्धरण, मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान में से एक होगा, लेकिन यह सबसे कठिन निकला। लेकिन प्रगति जरूर होगी। यह पहली बार इनकार नहीं है, बल्कि पहले लिए गए फैसले की पुष्टि है। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के अनुसार बताया कि ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की अतिरिक्त आपूर्ति से इनकार किया, जो व्हाइट हाउस में जुलाई के अंत में हुई बैठक में भी हुआ, जब जेलेंस्की ने कीव के लिए सर्दियों हेतु 300 मिसाइलें मांगी थीं। ट्रंप ने इन गोला बारूद को मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने का कारण बताया। जेलेंस्की ने पैट्रियट इंटरसेप्टर उत्पादन का लाइसेंस मांगा था, जो जुलाई की शुरुआत में अंकारा वार्ता के दौरान ट्रंप से चर्चा हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने लाइसेंस देने की संभावना जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया, यह कहते हुए, उद्धरण, यह एक बिल्कुल असाधारण हथियार है और हमें यह तय करते समय थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हम किसे लाइसेंस देते हैं। असल में हम हथियारों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी नहीं करते। दिलचस्प है कि ट्रंप ने पहले मीडिया की उन खबरों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना के पास गोला बारूद कम पड़ गया था। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अमेरिका के पास मिसाइलों का विशाल भंडार है और उन लोगों को जेल की सजा देने की धमकी दी जो गोला बारूद की कमी की जानकारी फैलाते हैं। अब बात करते हैं कि यूक्रेन को इसके बदले में क्या पेशकश की जा रही है। अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर सोवियत काल के S-300 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का गोला बारूद बेहतर करने पर काम कर रहा है। इस बारे में टीवी चैनल PBS को रिटायर्ड कर्नल रॉबर्ट हैमिल्टन ने जानकारी दी। ये है उनका सीधा बयान। संयुक्त अमेरिकी यूक्रेनी प्रयास जारी हैं, जिनका उद्देश्य पुरानी S-300 मिसाइलों
का आधुनिकीकरण करना या उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक अधिक आधुनिक संस्करण बनाना है। उनके अनुसार अपडेट किए गए गोले 2026 के अंत तक यूक्रेनी सेना के शस्त्रागार में आ जाएंगे और इन्हें हर साल सैकड़ों की संख्या में बनाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए पर्याप्त होगा। यह संदर्भ नया नहीं है, ये सितंबर 2024 की बात है। उस समय के अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रामस्टीन में यूक्रेन की रक्षा के लिए संपर्क समूह की बैठक में पहले ही यह घोषणा कर चुके थे कि सोवियत एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-300 और R-27 विमान प्रक्षेपित मिसाइलों के विकल्प के लिए संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है। यानी यह परियोजना 2 साल से चल रही है और अब ऐसा लगता है ये अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, ठीक उसी समय जब वैकल्पिक रास्ता यानी पैट्रियट अभी के लिए बंद है। साथ ही पैट्रियट की तकनीकों व उत्पादन लाइसेंस का मुद्दा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अमेरिकी कांग्रेसमैन माइक टर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन से आग्रह किया है कि वे यूक्रेन को इंटरसेप्टर उत्पादन तकनीक सौंपने पर बातचीत में जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें। उनके मुताबिक कि इससे कीव को अपना उत्पादन शुरू करने में मदद मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक अपील है, कोई फैसला नहीं। इसी बीच यूक्रेन को S-300 सिस्टम के लिए मिसाइलें बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। S-300 वास्तव में पैट्रियट सिस्टम की जगह ले सकता है या नहीं, ये एक अलग सवाल है और यहाँ ईमानदार होना जरूरी है। ये दोनों सिस्टम्स अपने कार्यों के लिहाज से बिल्कुल अलग हैं और S-300 के लिए आधुनिकीकृत मिसाइलें सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। ये पैट्रियट जैसी बैलिस्टिक रोधी क्षमता का पूर्ण विकल्प नहीं है। लेकिन जब ज़ेलेंस्की मानते हैं कि 2026 के पहले 6 महीनों में पश्चिमी साझेदारों से यूक्रेन को मिलने वाली वायुरक्षा मिसाइलों की आपूर्ति पिछले साल से 3 गुना कम हो गई है, तो किसी भी प्रकार के इंटरसेप्टर की कोई भी अतिरिक्त संख्या सीधे जाने बचाती है। ज़ेलेंस्की का आगे उद्धरण है, रूसी मिसाइल खतरे से सुरक्षा हमारे लोगों की जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सभी साझेदार जानते हैं कि वे कैसे और किस तरह मदद कर सकते हैं। मदद का समय पर ना आना, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति में देरी, यही असल में ऐसे विनाश और हताहतों का कारण है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया, साझेदारों के पास मिसाइलें हैं, यानी समस्या हथियारों की भौतिक अनुपलब्धता में नहीं है, बल्कि उन्हें देने या न देने के फैसले में है। लेकिन यूरोपीय वास्तव में इंटरसेप्टर मिसाइलें देने से डर सकते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि जल्द ही रूस खुद उन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रूस के नाटो पर संभावित हमले का नया आकलन जारी किया है। नए रिपोर्टों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने से पहले ही किसी सहयोगी देश पर सीमित आक्रमण करके गठबंधन की दृढ़ता को परखने की कोशिश कर सकते हैं। पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को लगता था कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक नाटो के किसी सदस्य देश को नहीं उकसाएंगे, लेकिन अब यह आकलन बदल गया है। जैसे जैसे व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में और रूस के भीतर दबाव बढ़ता जा रहा है, वहां ड्रोन रूसी सेना को लगातार अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेल उद्योग गोदामों में आग जैसी घटनाएं हो रही हैं और पुतिन की सेना को मोर्चे पर भारी नुकसान के बावजूद कम सफलता मिल रही है। ये साफ है कि पुतिन घबराने लगे हैं और तनाव घटाने के लिए तनाव बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसी स्थिति में नेटो पर काल्पनिक हमले का मकसद सिर्फ गठबंधन को तोड़ना है और आगे अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से सीधा उद्धरण है, संभव है धमकियां नाटो देश पर साइबर हमले या अज्ञात हथियारबंद समूहों को भेजकर किसी क्षेत्र पर कब्जा करने से लेकर गठबंधन के पूर्वी हिस्से में सीमित घुसपैठ तक हो सकती हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार रूस की कोई भी कार्रवाई इस साल की शरद ऋतु से लेकर 2029 तक के बीच हो सकती है। सबसे चरम परिदृश्य यानी सीमित जमीनी घुसपैठ की संभावना कम है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार समय के साथ ये बढ़ती जा रही है। ऐसा कदम हमेशा कम संभावना वाला माना गया है, क्योंकि इससे नेटो की सामूहिक रक्षा की 5वीं धारा लागू हो जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 5 साइबर हमलों या हाइब्रिड खतरों पर प्रतिक्रिया को इतनी स्पष्टता से परिभाषित नहीं करता है और खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार
यही वो ग्रे जोन है जहां सबसे अधिक संभावना है मॉस्को कार्रवाई करे। तो उदाहरण के लिए ऐसा है, ड्रोन और मिसाइलें पहले ही पोलैंड और रोमानिया में जा गिरी हैं। क्या इसे सीधा हमला कहा जा सकता है? नेटो का मानना है कि नहीं, और उसी के अनुसार कोई भी 5वां अनुच्छेद सक्रिय नहीं हुआ, और यहीं पर मिसाइलों की कमी का सीधा संबंध सामने आता है। ये नई आकलन कुछ महत्वपूर्ण गोला बारूद की कमी के बीच सामने आए हैं, जो अमेरिकी सेना को रूस या चीन के साथ संभावित भविष्य के युद्ध में मुकाबला करने के लिए जरूरी हैं। खतरे में है लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाली मिसाइलों का भंडार, सेना के टैक्टिकल मिसाइल कॉम्प्लेक्स और कम दूरी की स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, यानी ठीक उसी श्रेणी के हथियार जिनकी अभी यूक्रेन की रक्षा के लिए भी कमी है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां संभावित टकराव की सबसे संभावित दिशा। सैन्य विश्लेषक और गठबंधन के पूर्वी मोर्चे के नेतृत्व बाल्टिक देशों और पोलैंड को मानते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने वार्सो को रूसी उकसावे से देश के मुख्य बुनियादी ढांचे पर खतरे और नाटो की प्रतिक्रिया जांचने की चेतावनी दी है। लिथुआनिया की खुफिया एजेंसी मानती है कि रूस यूक्रेन से कब्जाए ड्रोन का इस्तेमाल बाल्टिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर हमले में कर सकता है, ताकि सब कुछ कथित यूक्रेनी उकसावे के तौर दिखाया जा सके। और अंत में एक और खबर, पोलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रमुख राडोस्लाव सिकोर्स्की ने रूसी मिसाइलों को यूक्रेन के क्षेत्र के ऊपर ही मार गिराने की संभावना पर चर्चा करने का आह्वान किया, उनके पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुसने का इंतजार किए बिना। इसकी वजह पूर्व प्रधानमंत्री मातेउश मोरावियत्स्की के हालिया बयान बने, जिन्होंने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों की एक और खेप देने का विरोध किया, जो कीव के लिए रूसी ठिकानों को गिराने के लिए जरूरी हैं। सिकोर्स्की ने जोर देकर कहा कि कीव लगातार कई दिनों से रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों के भारी हमलों का सामना कर रहा है, जिनसे अभी तक कोई सुरक्षा नहीं है, और आम नागरिकों के बीच मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां मैं याद दिला दूं कि 30 जुलाई को पोलैंड की सीमा से 70 किलोमीटर दूर पोलैंड की जमीन पर रूसी क्रूज मिसाइल खा-101 गिरी थी। और अब पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजारी टॉमचिक ने इंटरव्यू के बाद बताया कि पहले रूस एक हमले में 20 तक मिसाइलें दागता था, तो 30 जुलाई की रात को इनकी संख्या लगभग 70 तक पहुंच गई। इनमें से करीब 20 मिसाइलें पोलैंड की ओर जा रही थीं। तो पश्चिमी देश अब भी ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं कि कैसे यूक्रेन और खुद को, खासकर रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षित रखा जाए। यह फिर साफ है कि यूक्रेन को अपनी एंटी बैलिस्टिक सुरक्षा पर जल्दी काम शुरू करना चाहिए, वरना हमें पश्चिम में जो बचा खुचा है वही मिलता रहेगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।